बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग के कोर्स की फोर्थ क्लास है CCNA की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स थोड़े से वेट कर लेते हैं, 2 मिनट स्टूडेंट्स हमारे कनेक्ट हो जाएं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्विज़ेज़ आप लोगों के हो गए कंप्लीट? कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस? शेयर करें मुझसे ज़रा। अच्छा, क्विज़ेज़ का जो मकसद होता है, उसको देने का मकसद ये होता है कि हम लोग को इससे थोड़ा सा आइडिया भी होता रहे कि आप लोगों की जो है वो फीडबैक क्या है आ रहा है आप लोगों की तरफ से, आप लोगों की परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इशू ये है कि कुछ स्टूडेंट जो हैं वो अच्छा, आप लोगों की जो पोर्टल की एक्टिविटी होती है वो हम लोगों के ना हम लोग के मतलब टीचर के एंड पे ना सारी मॉनिटर हो रही होती है। ऐसा नहीं है कि जो है आप जो कुछ कर रहे हैं वो हम लोग को पता नहीं होता। तो जो पोर्टल एक्टिविटी है आप लोग वो करते रहें। इवन कि आप लोग चैप्टर रीड कर रहे होते हैं या जो कुछ भी कर रहे होते हैं वो सब जो है वो हम लोग मॉनिटर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यार इतना तो चलता है ना। टीचर आपको पढ़ाता है तो वही तो नहीं पूछेगा, थोड़ा तो आपको मतलब ऐसा होता है ना कि आपको पढ़ाते हैं 2+2 और एग्ज़ाम में क्या आता है 99+1 -1। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको 2+2 ही पूछा जाएगा, तो इतना तो चलता है। ठीक है, लेकिन यह है कि आपके CCNA से रिलेटेड ही चीज़ें पूछी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आपसे जो है वो कुछ और हिस्ट्री पूछना शुरू कर दें हम लोग। यार अनलॉक तो नहीं होगा, उसका तो एक टाइम था, उस टाइम पे ही वो सर अली मुगल ने जो है उसको एक्टिवेट किया था। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स रह गए हैं वो फ़िलहाल मैं बात करूँगा अभी सर अली मुगल से, तो फिर हम देखते हैं फर्दर आपको जो है वो अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्विज़ जिनका रह गया तो वो तो अब दोबारा से मेरे ख्याल से अब नहीं एक्टिव होगा। सही है, तो नेक्स्ट क्विज़ जो होगा उसमें वो लोग जो है कोशिश करें कि उसको अटैम्प्ट करें। ठीक है, अच्छा और कोई चीज़? अच्छा देखो यार, ये असल जो CCNA है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स, अब सर ने बताया कि भाई क्विज़ होगा तो आप लोग सारे परेशान होना शुरू हो जाते हो कि जो क्विज़ है क्या होगा क्या होगा, क्विज़ में क्या होगा। तो भाई ये जो हम लोग जो है ना कवर कर रहे हैं इस वक्त जो है वो इंटर का कोर्स नहीं है या यूनिवर्सिटी का नहीं है, हम लोग प्रोफेशनल जो है वो स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस क्विज़ के हवाले से सिर्फ इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का जो मेन फोकस होना चाहिए ना वो सीखना होना चाहिए। लर्निंग जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोग CCNA कर लोगे, CCNA करना जो है ना, पेपर देना इट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, पेपर क्लियर करना इट्स अ डिफरेंट थिंग, डिफरेंट टेक्निक। ठीक है, और CCNA पढ़ना, उसको सीखना, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, पेपर क्लियर करने के हवाले से आप लोग परेशान ना हो। 2 दिन के अंदर मैं आपको तैयारी कराऊंगा, आप तीसरे दिन जाके पेपर दे देना CCNA का और इंशाल्लाह आप क्लियर भी कर लोगे। ठीक है, तो वो सर्टिफिकेशन करने के बाद क्या हो, सही है, वो सर्टिफिकेशन आपके CV पे लग जाएगी। उस CV के बाद जो है आपको जाहिर सी बात है वो CV आप कहीं भेजोगे तो ऑब्वियसली आपको प्रेफर किया जाएगा। CCNA कर लिया आपने, आप इंटरव्यू टेबल तक पहुंचा देगा वो आपको। लेकिन इंटरव्यू टेबल पे आप क्या करोगे अगर आपको कुछ नहीं आता होगा? समझ रहे हैं आप बात? क्योंकि ये इससे टोटली जो है वो प्रैक्टिकल फील्ड, तो आपको काम करके दिखाना है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ले ली या आपने जो है वो डिग्री के बेस पे कोई ऐसी जॉब ले ली तो वहाँ पे आपको काम नहीं करना है या आपको फील्ड से रिलेटेड काम नहीं करना, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल फील्ड है, आपको काम करना आना चाहिए। तो CCNA, कुछ लोग जो है वो बोलते हैं कि यार वो डिस्काउंट वाउचर मिल जाएगा CCNA, तो भाई CCNA करना कोई इशू नहीं है। मैं आपको आखिरी के जो है 2 दिन तैयारी करवाऊंगा इंशाल्लाह, और CCNA का पेपर जो है हम करेंगे कवर कि क्या टेक्निक से पेपर आता है, और उसको मैं इंशाल्लाह कवर करा दूंगा, आप पेपर क्लियर कर लोगे। तो उस हवाले से इतने परेशान होने की बात नहीं। असल इशू ये है कि ये जो पूरा फेज़ है 2 ढाई 3 महीने का हमारा, इसमें हम लोग क्या लर्न करते हैं और वही लर्निंग आपको काम आएगी। वरना इंटरव्यू टेबल पर क्या करोगे, आप फेल हो जाओगे वहाँ। तो भाई जब वहाँ जाके पढ़ना है तो अभी पढ़ लो। ठीक है, कोशिश कर लो पढ़ने की। तो इस हवाले से इतना ज़्यादा परेशान नहीं हुआ करें आप लोग कि क्विज़ के हवाले से जैसे सर ने अनाउंस किया तो मुझे मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं स्टूडेंट्स के कि सर क्विज़ का क्या करना है, क्या करना है, अब क्या होगा। ये वो बिल्कुल वो जिस तरीके से वो प्राइमरी या सेकेंडरी के बच्चे होते हैं ना कि शायद क्विज़ नहीं दे सके या फेल हो गए, तो आप जो है वो
कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। इंशाल्लाह ताला आप जो है कोशिश करें कि जो कुछ हम लोग क्लास में कवर करते हैं उसको अच्छे तरीके से करें, उसकी प्रैक्टिस करें, तो ये क्विज़ वगैरह आपके लिए कोई इतना परेशानी की बात नहीं होगी, ठीक है। चलें फिर हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं, और आज की क्लास जो है हम प्रैक्टिकल से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सिस्को आईओएस, ठीक है। जिस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, और उसमें दो हमारे पास इंटरफेसेस होते हैं, एक जीयूआई होता है जिसको हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं, और एक हमारे पास होता है कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के बारे में तो आप लोगों को पता होगा, आप लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, या लिनक्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, या मैक ओएस वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारे एग्जाम्पल है हमारे पास किसकी, ग्राफिकल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसमें क्या होता है, आपके पास आइकॉन्स होते हैं और मेन्यूज़ होते हैं, इसके अलावा जो है विंडोज़ होती हैं इसके अंदर, ठीक है, और शॉर्टकट्स होते हैं। इन सबको मतलब होता है क्या है कि इसमें यूज़र फ्रेंडली होता है बहुत, ठीक है, और जो है वो इजी टू यूज़ होता है, ठीक है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में, ठीक है। लेकिन एक और इसका इंटरफेस भी होता है जिसको हम कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं। अच्छा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है, इसमें थोड़ा सा ड्रॉबैक हमारे पास क्या होता है कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कैन फेल और क्रैश कर जाता है समटाइम्स। आप लोगों ने नोट किया होगा, जब आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो, आपका फ़ोन जो है वो हैंग हो जाता है या क्रैश कर जाता है, या विंडोज़ के अंदर भी अक्सर ऐसी प्रॉब्लम आ रही होती है, ठीक है। तो ये इशू आता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं, इसमें हम लोग जो टिपिकली यूज़ कर रहे होते हैं वो नॉर्मली यूज़ हो रहा होता है, हमारा कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। कमांड लाइन इंटरफेस में क्या होता है कि आप नॉर्मली कीबोर्ड के थ्रू यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है, और इसमें कमांड्स के थ्रू आप क्या कर रहे होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं और मॉनिटर कर रहे होते हैं। ये सारी आउटपुट आप कमांड लाइन के थ्रू यूज़ कर रहे होते हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने शुरू में जब माइक्रोसॉफ्ट का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आया था वो MS DOS था। अब आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी हो, वो टोटली कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने 3.1 लॉन्च की थी विंडोज़, ये तकरीबन 90s की बात है, और फिर वो जीयूआई के ऊपर आए थे। तो हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस में ऐसा नहीं है कि आप नेटवर्क डिवाइसेस को सिर्फ आप कमांड लाइन से एक्सेस करें, आप उसको जीयूआई से भी एक्सेस कर सकते हैं, थ्रू वेब भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन टिपिकली यूज़ होता है वो कमांड लाइन। तो हम लोगों का जो ज़्यादातर जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो सारी कमांड लाइन पे ही हम लोग काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो आईओएस होता है, इसको आईओएस को सिस्को आईओएस कहते हैं। नॉर्मली स्विचेस और राउटर्स के ऊपर अगर हम देखेंगे तो तकरीबन जो है वो आइडेंटिकली होता है। कुछ कमांड्स होती हैं जो हमारी स्विच पे चल रही होती हैं, और कुछ कमांड जैसा एक्स्ट्रा होती हैं जो हमारी जो है वो राउटर्स पे चल रही होती हैं। लेकिन इसका जो प्लेटफॉर्म है, जो इसके कमांड लाइन इंटरफेस को यूज़ करने का तरीका है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों में, ठीक है। अब एक बात आ जाती है हमारे पास, एक चीज़ आ जाती है कि किसी डिवाइस का एक्सेस हम किस तरीके से लें, ठीक है। तो एक्सेस, हम लोगों के पास एक्सेस मेथड दो तरीके के होते हैं। एक हमारे पास होता है फिजिकल, ठीक है, और एक हमारे पास होता है रिमोट, ठीक है। फिजिकल की एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से दूं कि देखो, आप और आपके दोस्त, ठीक है, दोनों जो हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो ये कि आप जो है वो फिजिकली क्या हो, मौजूद हो दोनों, ठीक है, तो आप आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, आपका फिजिकल एक्सेस मेथड। या फिर दूसरा तरीका ये हो कि आप दोनों जो है वो रिमोट लोकेशन से मौजूद हो, जो कि अभी आजकल के हवाले से, अगर हम लॉकडाउन के हवाले से देखें तो पॉसिबिलिटी बनती नहीं है, ठीक है। तो आपके पास दूसरा तरीका क्या है, रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस में क्या करेंगे कि आप फ़ोन उठाएंगे और अपने दोस्त को क्या करेंगे, कॉल करेंगे, ठीक है, और दोनों आपस में क्या करेंगे, कम्युनिकेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, रिमोट एक्सेस मेथड। इसी तरीके से सेम अगर इस रियल टाइम सिनेरियो को अगर हम कोशिश करें समझने की,
तो हमारे पास डिवाइसेस को एक्सेस करने के भी दो मेथड हैं, ठीक है। एक ये कि फिजिकल मेथड का मतलब क्या है कि वो आप जो है फिजिकली मौजूद होंगे डिवाइस के पास उसको एक्सेस करने के लिए, या डिवाइस आपके पास मौजूद होगी फिजिकली, तो ये क्या कहलाएगा आपका फिजिकल मैनेजमेंट, ठीक है। दूसरी सूरत ये होती है कि डिवाइस किसी रिमोट लोकेशंस पे हो और आप फिजिकली वहाँ मौजूद ना हो और आपको उसका एक्सेस देना हो, उस पर कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी हो, कोई मॉनिटर करना हो, तो फिर आप क्या करते हैं उसका रिमोट एक्सेस लेते हैं, ठीक है। और वो रिमोट एक्सेस आप किस तरीके से लेते हैं ये सारी चीज़ें अभी हम देखते हैं। तो ये फिजिकल एक्सेस और रिमोट एक्सेस समझ आया आप लोगों को, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फिजिकल एक्सेस अगर आपने लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने लास्ट टाइम आपको केबल्स पढ़ाई थी, तो आपके पास एक कंसोल केबल होती है, उस कंसोल केबल से आपको क्या करना पड़ता है, डिवाइस को कनेक्ट करना पड़ता है। ये कंसोल केबल की एक पोर्ट आप क्या करते हैं, आप अपनी डिवाइस में कनेक्ट कर देते हैं और दूसरी पोर्ट जो होती है वो आप क्या कर लेते हैं अपनी पीसी या लैपटॉप के साथ आप कनेक्ट कर देते हैं और आप क्या करते हैं इसका एक्सेस किसी टर्मिनल सॉफ्टवेयर के थ्रू या थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर पुटी है, ठीक है, या टेराट्रम वगैरह के थ्रू आप एक्सेस ले सकते हैं। अच्छा, टर्मिनल सॉफ्टवेयर विंडोज़ एक्सपी में बिल्ट इन होता था, लेकिन विंडोज़ 7 या विंडोज 8 या 10 में जो है ये बिल्ट इन नहीं होता, तो आपको किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्सेस देना पड़ेगा। यही सॉफ्टवेयर आपके रिमोट एक्सेस के भी यूज़ होते हैं। रिमोट एक्सेस के लिए हमारे पास दो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, एक हमारे पास यूज़ होता है टेलनेट, ठीक है, और एक हमारे पास यूज़ होता है SSH। ये दोनों हमारे पास प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं रिमोट एक्सेस के लिए। इन दोनों में फ़र्क क्या है कि जो टेलनेट होता है या आपकी जो कम्युनिकेशन होती है ये क्या होती है प्लेन टेक्स्ट में, ठीक है, और SSH के अंदर क्या हो रहा होता है, यही कम्युनिकेशन हो रही होती है आपकी सिक्योर, ठीक है। सिक्योर का मतलब क्या है कि इनक्रिप्टेड। इनक्रिप्टेड का मतलब ये है कि जब आप किसी रिमोट लोकेशन में, देखो अगर आप रिमोटली कोई डिवाइस आपके पास पड़ी और आप उसका एक्सेस लेना चाह रहे हो तो ऑब्वियसली बीच में कोई इंटरनेट भी हो सकता है या और कोई मीडिया भी हो सकता है, थर्ड पार्टी इसके अंदर जो है वो डिवाइसेस भी हो सकती हैं जो कि यूज़ हो रही हो इंटरनेट के अंदर, या प्लेटफॉर्म यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो आप जो है क्या करते हैं अपने जो आपकी कनेक्टिविटी डिवाइस के साथ बनती है उसको क्या करते हैं, आप कोशिश करते हैं कि इसको सिक्योर करें, ठीक है। क्योंकि सिक्योर अगर आप नहीं करेंगे, अगर आप टेलनेट यूज़ करेंगे तो टेलनेट क्या होगा कि आपका जो डेटा जा रहा होगा वो सारा प्लेन टेक्स्ट में जा रहा होगा। तो जब भी कोई हैकर या कोई जो है वो बंदा अगर आपके डेटा को स्निफ कर ले तो वो क्या कर सकता है, आपके पासवर्ड्स वगैरह को, जाहिर सी बात है जब आप एक्सेस करेंगे तो आप पासवर्ड भी देंगे, यूज़र नेम भी देंगे, तो इस सारी चीज़ों को क्या कर सकता है, रीड कर सकता है और फिर आपके डिवाइस को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो रिकमेंडेड ये है कि टेलनेट जो है अगर आपका विद इन द लैन अगर कोई एनवायरनमेंट है तो आप यूज़ कर सकते हैं टेलनेट, लेकिन अगर आप जो है वो वैन एनवायरनमेंट में एक्सेस करना चाह रहे हैं अपनी डिवाइसेस को तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, SSH, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, आगे चलें। तो हमारे पास टर्मिनल एमुलेशन प्रोग्राम दो तरीके के हमारे पास प्रोग्राम थे। एक तो बिल्ट इन प्रोग्राम मैंने बताया आपको, ठीक है, और एक हमारे पास जो है वो पुटी, टेराड्रम या सिक्योर CRT ये सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं जो कि आपका एक्सेस लेते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें यहाँ पे आप बताते हैं कि SSH से यूज़ करना है आपने, या आपने फिजिकल कंसोल से यूज़ करना है, या आपने जो है वो टेलनेट यूज़ करना है, तो आप इसमें कॉन्फ़िगर करते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से कनेक्टिविटी ली जाती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मेरे जहन में आई कि अब मैंने आपको बताया कि फिजिकल एक्सेस के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, डिवाइस मौजूद होनी चाहिए आपके सामने, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप जो है हमेशा यहाँ से फिजिकल एक्सेस लें। हो सकता है ये डिवाइस आपके पास मौजूद हो लेकिन आप इसको रिमोट एक्सेस ले रहे हो, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि डिवाइस आपके पास फिजिकल मौजूद हो और आपका रिमोट एक्सेस दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब आपकी डिवाइस रिमोट लोकेशन में पड़ी होगी तो आप उसका फिजिकल एक्सेस नहीं ले सकते, आपको रिमोट एक्सेस ही लेना पड़ेगा उसका, क्लियर है। या फिर ये हो सकता है कि आप जो है वो डिवाइस यहाँ पे हो और यहाँ पे कोई एक पीसी हो जिसने इस डिवाइस को फिजिकली कनेक्ट किया हो और आप इस पीसी का जो है रिमोट एक्सेस ले लें और यहाँ से इस डिवाइस को आपने फिजिकली कनेक्ट किया हो, ठीक है। तो ये थोड़ी सी जो है वो कॉन्सेप्चुअल थिंग है जो कि आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो एक्सेस मेथड हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग जो है वो कमांड्स मोड्स देखते हैं, ठीक है। तो हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम iOS होता है इसमें हमारे पास तीन तरह के कमांड्स मोड होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास कहलाता है यूज़र एग्जीक्यूट मोड, ठीक है। एक हमारे पास है प्रिविलेज एग्जीक्यूट मोड और एक हमारे पास थर्ड आता है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, ठीक है। ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन।
आपको किस तरह पता लगेगा कि आप कौन से मोड में खड़े हो? तो देखो इसका एक सिंबल होता है, अगर ये सिंबल आपका ग्रेटर देन का सिंबल है, ठीक है, तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि इस वक्त आप किस मोड में खड़े हुए हो, यूजर एग्जीक्यूट मोड में, ठीक है, भले वो स्विच हो भले वो राउटर हो। तो ग्रेटर देन के सिंबल से आप पहचानेंगे कि आप किस मोड में मौजूद हैं। अच्छा, इसके बाद आपके पास अगर प्रिविलेज एग्जीक्यूट मोड की आप बात करें तो आपके पास जो सिंबल होगा वो कौन सा होगा? हैश का सिंबल होगा, ठीक है। तो हैश का सिंबल आपको बताता है कि आप जो है इस वक्त किस मोड में है, प्रिविलेज एग्जीक्यूट मोड। और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड की अगर बात करूं तो यहाँ पे इस तरीके से आपके पास ये ऑप्शन लिखा हुआ कॉन्फ़िग का, ठीक है, हैश प्रॉम्प्ट के साथ। तो ये आपको बताएगा कि आप जो है किस वक्त कॉन्फ़िग ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। अब आप ये बोलोगे सर ये इतनी जो है मोड्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका क्या रीज़न था? तो देखो यार मेरी बात को आप समझना, ठीक है। एक्चुअली होता ये है कि जब आप किसी कंपनी में काम करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, एक टीम होती है पूरी आईटी की, ठीक है। छोटी कंपनी होगी तो आप इंडिविजुअल भी काम कर रहे होगे, लेकिन ज़्यादातर कंपनीज में क्या होता है, एक टीम होती है। टीम में क्या होता है, एक सीनियर आपका जो है वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होगा, ठीक है, इसके बाद आपका एक जूनियर होगा, ठीक है, 2-3 लोग होंगे। इसके बाद आपके पास एक ट्रबल शूट की जो है वो या डेस्कटॉप इंजीनियर्स होंगे जो कि आपके साथ एक पूरी टीम होगी जो काम कर रही होगी, ठीक है। तो इन मोड्स के हवाले से एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि हर मोड्स के जो है वो एक्सेस करने का एक मेथड है, एक प्रिविलेज कहना चाहिए कि पॉलिसी होती है जिसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, उस डिवाइस को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो यूज़र एग्जीक्यूट मोड जो है नॉर्मली इसके अंदर आप क्या करते हैं, सिर्फ डिवाइसेस को व्यू कर सकते हैं। ट्रबल शूटिंग के हवाले से आपके पास कमांड लाइन मौजूद होती है। तो जो सीनियर आपके पास नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो क्या करता है, ये मोड नॉर्मली डेस्कटॉप इंजीनियर्स को असाइन करता है और वो क्या कर रहे होते हैं, यहाँ से ट्रबल शूटिंग का काम कर रहे होते हैं। वहाँ पे उनको अलाउ नहीं होता कि वो जो है वो हमारी डिवाइसेस की जो है कॉन्फ़िगरेशन को व्यू कर सकें या और कोई इस तरीके से काम कर सकें जो कि राइट्स उनको ना हो, ठीक है। तो वो राइट्स किसके पास होते हैं, आपके पास प्रिविलेज एग्जीक्यूट मोड का जो यूज़र होगा उसके पास वो राइट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अलाउ एक्सेस टू ऑल कमांड एंड फीचर्स, तो इसको ये राइट्स होते हैं, ठीक है। और जबकि इसके पास जो होते हैं वो सिर्फ बेसिक मॉनिटरिंग कमांड्स के राइट्स होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका ये हेरारिकल स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू जो है डिवाइस को दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि डेस्कटॉप जो इंजीनियर है उसको आप जो है कॉन्फ़िगरेशन के राइट्स दे दें और वो बैठ के जो है डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हो, ठीक है। तो इस वजह से ये जो है कमांड वर्ड्स बनाएगा। इवन कि आप इसमें जो है वो मज़ीद जो है प्रिविलेज डिफाइन कर सकते हैं और यूज़र को कमांड तक के राइट्स दे सकते हैं कि इसको कौन सी कमांड्स जो है राइट है और कौन सी कमांड का नहीं है। तो वो हमारे CCNA का टॉपिक नहीं है, वो फिर टॉपिक में कुछ चीज़ें आएंगी तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरीके से प्रिविलेज जो है वो राइट्स असाइन किए जाते हैं यूज़र को, ठीक है। तो हम उसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। लेकिन जो बिल्ट इन है हमारे पास 3 तरह के होते हैं, वो आप लोग ध्यान में रखिए। एक हमारे पास है यूज़र एग्जीक्यूट मोड, एक हमारे पास है प्रिविलेज एग्जीक्यूट मोड और लास्ट हमारे पास आता है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, ठीक है। जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि डिवाइसेस पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं कि हमने किस डिवाइस को क्या किस तरीके से कॉन्फ़िगर करना है, इसके आईपी एड्रेसेस क्या देने हैं, हमने इस पर राउटिंग प्रोटोकॉल्स किस तरीके से कॉन्फ़िगर करने हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से। हमने लाइन प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कंसोल लाइन कॉन्फ़िगर करनी है, ठीक है, या लाइन VTY कॉन्फ़िगर करनी है, सारी जो है आपकी किस मोड में हो रही होती है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, ठीक है। तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के कुछ सब मोड भी हैं जिसमें लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड है, ठीक है, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड है। ये सारे सब मोड कहलाते हैं किसके, या सब कॉन्फ़िगरेशन कहलाते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे कि वो किस तरीके से होती है। अब रही बात ये कि नेविगेशन बिटवीन iOS मोड, तो किस मोड से किस मोड में किस तरीके से जाया जाए और किस तरीके से एग्जिट किया जाए, ये सारी चीज़ें भी हम अभी सीखेंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं जब आप किसी डिवाइस का एक्सेस लेंगे तो सबसे पहले आप किस मोड में जाते हैं, यूज़र एग्जीक्यूट मोड, ठीक है। यूज़र एग्जीक्यूट मोड से अगर आपको ये यूज़र एग्जीक्यूट मोड से अगर आपको प्रिविलेज एग्जीक्यूट मोड में जाना है तो आपको कमांड कौन सी चलानी पड़ती है, इनेबल की, ठीक है। तो जब आप इनेबल की कमांड लिखेंगे तो वो कहाँ ले जाएगा आपको, प्रिविलेज एग्जीक्यूट मोड में, ठीक है। और अगर प्रिविलेज एग्जीक्यूट मोड से वापस जो है आप यूज़र एग्जीक्यूट मोड में आना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कमांड क्या टाइप करेंगे, एग्जिट, या फिर आप क्या टाइप करेंगे, डिसेबल, ठीक है। ये साथ साथ मैं आप लोगों को लैब भी करवाता रहता हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को?
क्विज रीओपन करके क्या करोगे यार तुम लोग? फिर जो है वो मेरे पास जो है वो एक लंबी चौड़ी जो है ना लिस्ट होगी तुम लोगों के बहाने करने की। सही है, मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो वो लेट लतीफ़ होते हैं ना वो पीछे ही रह जाते हैं। ठीक है, तो फिर जो है वो आप लोग रह जाओगे। फिर वही बेहतर ये है कि अब आगे चलते हैं, जो हो गया वो हो गया। ठीक है, मैं बात कर लूँगा सर अली मुगल के साथ बैठ के कि हमारी क्या पॉलिसी है। तो फ़िलहाल ये है कि मैं उनसे बोलूँगा कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने कुछ नहीं दे सकें उनको कोर्स से ड्रॉप ना करें। ठीक है, तो आपको हम कंटिन्यू करें, ये मैं उनसे कह दूँगा और इंशाल्लाह ये हो जाएगा। लेकिन जो है अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो जो हो गया उसको छोड़ दो, अब हम नेक्स्ट क्विज देंगे तो वो अटेम्प्ट करेंगे। और जिन लोगों के एक्सक्यूज़ हैं फिर हम देखेंगे कि वो दोबारा भी वही एक्सक्यूज़ होते हैं या वो जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इन चीज़ों में। ठीक है, तो अच्छा अभी हम लोग देखते हैं आगे। तो यहाँ पे ये पैकेट ट्रेसर यूज़ करना आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्विच को यहाँ से मैंने क्या किया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अब ये मेरे पास एक स्विच मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। उसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। ठीक है, यहाँ से मैंने 2960 का स्विच एक यहाँ से कनेक्ट कर। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं क्या करूँ, एक्सेस करना चाहूँ। तो एक्सेस करने के मैंने आपके पास दो तरीके बताए थे। अभी हम लोग जो बात करेंगे वो फिजिकल एक्सेस की बात करेंगे। तो फिजिकल एक्सेस के लिए आपके पास जो है वो एक कंप्यूटर या कोई लैपटॉप होना चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक पीसी को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अगर आप यहाँ केबल्स में आएंगे तो केबल्स में यहाँ पे देखो सेकंड, अगर केबल की बात करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ये ब्लू कलर की केबल है और नीचे कंसोल लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो ये केबल कनेक्ट होती है डिवाइस को एक्सेस करने के लिए यूज़ होती है। तो मैं इस केबल को यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और मैं पहले पीसी को कनेक्ट करूँगा। तो पीसी में जो RS32 है जो कि सीरियल पोर्ट DB9 की कहलाती है, ये कनेक्शन के लिए यूज़ होती है कंसोल के लिए। ठीक है, तो आप इस पे कनेक्ट करेंगे इस कंसोल केबल को। ठीक है, और यहाँ से इसको आप स्विच पे कनेक्ट करेंगे। तो स्विच में अगर देखोगे तो सबसे ऊपर एक कंसोल का एक ऑप्शन आ रहा है कि कंसोल से कनेक्ट कर दें आप इस केबल को। तो ये जो है मैं जब कनेक्ट करूँगा तो ये आपकी केबल कनेक्ट हो जाएगी कंसोल पोर्ट के साथ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कंसोल पोर्ट के साथ हमने इसको केबल को कनेक्ट कर दिया स्विच को। अब मैं इस पीसी को ओपन करता हूँ और यहाँ पे एक डेस्कटॉप का टैब आ रहा है थर्ड। ठीक है, इस टैब में जाके यहाँ पे थर्ड नंबर पे एक टर्मिनल का सॉफ्टवेयर आ रहा है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर जो है इसमें पैकेट ट्रेसर में बिल्ट इन है। ठीक है, तो हम इसके थ्रू क्या कर रहे होते हैं, एक्सेस कर रहे होते हैं। जब मैं इसको यहाँ से एक्सेस करूँगा तो ये मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशन है, डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पे लेके जब मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे आपके पास एक टर्मिनल पे जो है वो कुछ आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि एक्सेस के लिए कि आपके पास कोई कॉन्फ़िगरेशन है या उसका मॉडल वगैरह नज़र आ रहा है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे एंटर करेंगे इस मोड में आके तो सबसे पहले ये आपको किस में मोड में लेके जाएगा, यूज़र एग्जीक्यूट मोड में, जिसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन का साइन। ठीक है, क्लियर है। तो ये पहला मोड होता है आपका। अब अगर यहाँ से इस मोड से आपको ये नज़र आ रहा है ना सबको, ये जो टैक्स लिखा हुआ है, मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ा लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपके पास कौन सा ऑप्शन आया, यूज़र एग्जीक्यूट मोड का। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। पैकेट ट्रेसर जो है आपको सिर्फ पैकेट ट्रेसर, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो सिमुलेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर है तो ये आपको डायरेक्ट एक्सेस भी देता है। अगर मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज करूँ, ठीक है, और डायरेक्ट मैं डिवाइस को एक्सेस करूँ स्विच को, और यहाँ पे भी एक CLI आ रहा है। ठीक है, तो ये CLI क्या होता है, ये CLI भी आपको कंसोल के थ्रू एक्सेस दे रहा होता है। अगर मैं दोनों चीज़ों को सामने करूँ तो देखो ये यहाँ पे अगर मैं कोई चीज़ टाइप करूँगा, ठीक है, तो ये सारी जो है आपके इस CLI मोड पे भी आ रहा है। तो जो पैकेट ट्रेसर है वो आपको डायरेक्ट जो है कंसोल एक्सेस भी दे रहा होता है, लेकिन नॉर्मल जब फिजिकल एनवायरनमेंट में काम करेंगे तो वहाँ पे आपको ऐसा एक्सेस नहीं होता। ठीक है, तो आप जो है डायरेक्ट पीसी के साथ कनेक्ट कर लें या आप स्विच या राउटर के साथ को ओपन करके भी वहाँ से भी कमांड लाइन में टाइप कर सकते हैं। तो ये जो है सेम आपके पास एक्सेस मेथड है। अगर मैं यहाँ पे कोई कमांड टाइप करता हूँ तो आप देखो कि दोनों विंडो के ऊपर वो कमांड टाइप हो रही है। ठीक है, तो ये एक ही बात है। इसका मतलब ये है कि आपने कंसोल से एक्सेस लिया हुआ है या आपने डिवाइस को डायरेक्ट जो है वो CLI से एक्सेस लिया हुआ है तो भी वो कंसोल का ही एक्सेस होता है।
ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्ट डिवाइस को खोल के यहाँ से एक्सेस लूँ तो इसका मतलब भी क्या है कि आपने कंसोल का एक्सेस लिया हुआ है पैकेट ट्रेसर के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास मोड आता है यूज़र एग्जीक्यूट मोड। अगर मैं यूज़र एग्जीक्यूट मोड की बात करूं तो आपको मैंने बताया था कि ग्रेटर देन का सिंबल होता है, तो यहाँ से आप आइडेंटिफाई करते हैं कि आपके पास कौन सा मोड है। यहाँ से अगर आपको प्रिविलेज मोड के अंदर जाना है तो आपके पास कौन सी कमांड आती है, इनेबल की, ठीक है। इनेबल करके जब आप एंटर करते हो तो देखो आपके पास ये जो साइन सिंबल है ग्रेटर देन से चेंज होकर किस में आ गया, हैश के अंदर, ठीक है। तो हैश का मतलब क्या है कि अब आप किसके अंदर आ गए, प्रिविलेज मोड के अंदर, ठीक है। और यहाँ से अगर आपने वापस जाना है तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिसेबल, ठीक है। तो आप वापस किस में चले जाएंगे, यूजर एग्जीक्यूट मोड में। दोबारा इनेबल लिखेंगे तो आप किस में चले जाएंगे, प्रिविलेज मोड में, ठीक है। या आप यहाँ पे क्या लिखें, एग्जिट लिख दें, तो एग्जिट करने से भी आप वापस किस में चले जाएंगे, यूजर एग्जीक्यूट मोड में। इन मोड में क्या होती हैं, कौन सी कमांड होती है, ये अभी हम देखेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको जो है वो नेविगेशन सिखा रहा हूँ स्विच करने के लिए कि किस मोड में किस तरीके से जाया जाता है और वापस किस तरीके से आया जाता है, ठीक है। तो इनेबल किया मैंने। अगर मैंने यहाँ से प्रिविलेज के मोड से मैं अगर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कमांड होती है कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल जैसे ही मैं टाइप करूँगा तो यहाँ पे क्या हुआ, मोड चेंज हो गया, ठीक है। हैश मोड से कौन सा मोड आ गया, हैश के साथ कॉन्फ़िग मोड। तो अभी आप किस मोड में चले गए, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से अगर आपने एग्जिट करना है तो यहाँ पे कौन सी कमांड होती है, एग्जिट। अब यहाँ आप एग्जिट करेंगे तो वापस आप किस मोड में चले जाएंगे, प्रिविलेज मोड में, ठीक है। तो यहीं तक अभी हम लोगों ने पढ़ा है। अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और यहाँ पे आप लोगों को मैं बताऊँ, लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड, ठीक है। अब ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड का एक सब मोड है जिसमें हमने क्या किया, कॉन्फ़िगर टर्मिनल किया और उसके बाद हम किस में चले गए, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कोई कॉन्फ़िगरेशन करना, तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपके पास जो है वो दो एक्सेस मेथड थे, या कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंने बताया था आपको कि दो थी लाइंस आपके पास। एक आपके पास फिजिकल एक्सेस था जिसमें आपके पास जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, लाइन कंसोल 0, ठीक है। तो इसके थ्रू आप किस में चले जाते हैं, लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड में। इसमें क्या काम करते हैं वो हम अभी देखते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। और अगर आपने जो है वो किसी इंटरफेस पे कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जो है वो पोर्ट में जाएंगे पर्टिकुलर और वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशन करते हैं जो कि हम लोग देखेंगे जब हम लोग काम करेंगे। हमारा पूरा जो है वास्ता इन्हीं जो है वो कमांड से पड़ेगा। और यार ये कमांड जो है ना, इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये कमांड जो है अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे बड़ी जल्दी से। तो इसकी कुछ ट्रिक्स होती हैं वो मैं बता दूंगा आपको, जो कि आपको हेल्प करेंगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो बहरहाल एग्जिट के थ्रू भी आप वापस आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एंड लिख के भी आप जो है वापस आ सकते हैं, ठीक है, प्रिविलेज एक्सेस मोड में। और अगर आप Ctrl+Z करेंगे तो भी आप वापस आ सकते हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशन है जिसके थ्रू आप वापस किस में, प्रिविलेज एक्सेस मोड में वापस आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है आप डायरेक्टली भी एक मोड से दूसरे मोड में क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लाइन कंसोल मोड में हैं और आप चाहते हैं वहाँ से डायरेक्ट इंटरफेस मोड में जाना तो आप बगैर एग्जिट किए हुए भी जा सकते हैं। iOS आपको ये सपोर्ट भी देता है, ठीक है। जिस तरीके से मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं कि इस वक्त मैं स्विच के अंदर जो है वो कॉन्फ़िगरेशन मोड में हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें सब मोड में गया, लाइन कंसोल 0, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लाइन मोड के अंदर आ गया जिसमें मैं क्या कर सकता हूँ, लाइन की कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ। और अगर मैं एग्जिट किए बगैर जाना चाहता हूँ, ठीक है, किसी और मोड के अंदर, लाइन VTY, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट इसमें भी जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये भी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम कि आप डायरेक्ट जो है एक कॉन्फ़िगरेशन सब कॉन्फ़िगरेशन मोड से दूसरे कॉन्फ़िगरेशन मोड में स्विच कर सकते हैं बगैर एग्जिट किए, ठीक है। कमांड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमारे पास अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कमांड स्ट्रक्चर। तो कमांड स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है iOS का, कि आपके पास सबसे पहले क्या आ रहा होता है, प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अभी हमारे पास क्या है, प्रॉम्प्ट। और प्रॉम्प्ट के बाद जो है आप जो भी टाइप करेंगे वो क्या होगा, वो कमांड होती है, ठीक है। वो क्या होती है आपके पास, कमांड। कमांड के पास आपके पास जो है स्पेस देंगे और उसके बाद जो है आप जो है वो जो चीज़ टाइप करते हैं वो या तो आपके पास कीवर्ड हो सकता है या आपके पास क्या हो सकता है, आर्गुमेंट। तो कीवर्ड क्या होता है, प्री डिफाइंड जो होते हैं कुछ जो है वो आर्गुमेंट्स होते हैं
सॉरी प्री डिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं कुछ जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। जिस तरीके से अगर मैं शो आईपी प्रोटोकॉल्स की बात करूं तो आईपी प्रोटोकॉल जो है प्री डिफाइंड जो है कीवर्ड है, ठीक है। लेकिन अगर मैं पिंग की कमांड यूज़ कर रहा हूं तो पिंग की कमांड के बाद जो मैं आईपी एड्रेस टाइप करूंगा ये मेरा क्या है, आर्गूमेंट या एक वेरिएबल है जिसको मैं कस्टमाइज मतलब अपने हिसाब से मैं क्या कर सकता हूँ, डिफाइन कर सकता हूँ। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि आपके पास पहले कमांड होती है और उसके बाद जो आपके पास यूज़ हो रहा होता है वो क्या होता है, कीवर्ड या आर्गूमेंट। कीवर्ड क्या होगा, प्री डिफाइंड होगा, ठीक है। और आर्गूमेंट क्या होगा, दिस इज नॉट द प्री डिफाइंड, ठीक है। इट्स ए वैल्यू वेरिएबल डिफाइंड बाय द यूजर इन द फिगर, जिस तरीके से दिखाया गया है, ठीक है। अच्छा, अगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप जो है वो जिस तरीके से मैंने भी बताया कि बहुत सारी कमांड्स होती हैं, जो है वो सैकड़ों कमांड्स हैं, आप लोगों को कुछ कमांड्स याद होती हैं और कुछ कमांड्स आपको याद नहीं रहती, ठीक है। तो आपको जो है एक हेल्प का फीचर भी जो है iOS आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। जिस हेल्प के थ्रू आप यूज़ करते हुए आपके लिए काम करना थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी ईजी हो जाता है, ठीक है। तो इसमें दो तरह की हेल्प होती है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प कहलाती है और एक सिंटैक्स चेक होती है। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प में क्या होता है कि आप कोई कमांड अगर आपको नहीं पता या याद नहीं आ रही तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क जो है टाइप करते हैं। क्वेश्चन मार्क जब टाइप करते हैं तो आपको क्या दिखा देता है कि आपके पास अवेलेबल कमांड्स दिखा देता है उस मोड के अंदर कौन कौन सी कमांड्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करता है। अगर मैं यहाँ बात करूँ, अब इसके iOS के ऊपर बात करूँ और मैं देखूँ कि यहाँ पे जो है मेरे पास कौन कौन सी कमांड अवेलेबल हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क टाइप करूँगा। जैसे ही मैंने क्वेश्चन मार्क टाइप किया तो ये हेल्प आपको क्या कर रहा है कि इस मोड के अंदर कौन कौन सी कमांड्स आपके पास अवेलेबल है वो सारी कमांड्स उसने क्या कर दी, आपके पास शो कर दी, ठीक है। तो यहीं पे एक कमांड आपके पास इनेबल भी आ रही है जो कि मैंने अभी आपको बताई, जो कि क्या करती है, आपको प्रिविलेज मोड के अंदर ले जाती है, ठीक है। तो ये कमांड जो है क्वेश्चन मार्क के थ्रू आ जाती है, ठीक है। तो कोई कमांड अगर मैं इनेबल लिखा, ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पे पिंग किया और पिंग के बाद मुझे कमांड याद नहीं आ रही कि क्या करना है, तो मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन मार्क टाइप करूँगा, तो वो आपको बता देगा कि अब आपने क्या करना है, जो है वो आईपी एड्रेस टाइप करना है, ठीक है। ये अगर मैं शो, ठीक है, चलें अभी और आगे कमांड नहीं पढ़ी हम लोगों ने तो मैं उसको भी छोड़ देता हूँ। लेकिन आपको क्वेश्चन मार्क के थ्रू क्या होगा, अगर मैं देखो प्रिविलेज मोड के अंदर मैं देखूँ तो जिस तरीके से मैंने क्या देखा था अभी यूजर एग्जीक्यूट मोड में, जब मैंने देखा था क्वेश्चन मार्क, तो आपके पास बहुत ही लिमिटेड कमांड्स अवेलेबल हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये जो है नॉर्मली मॉनिटरिंग के लिए जो है वो मोड यूज हो रहा होता है, जो आपके डेस्कटॉप इंजीनियर्स हैं उन लोगों के लिए, तो यहाँ पे आपके पास कमांड्स भी क्या हैं, लिमिटेड होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं प्रिविलेज की मोड की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ जब मैं क्वेश्चन मार्क करूँगा तो ये देखो आपके पास बहुत सारी कमांड्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास प्रिविलेज के अंदर बहुत ज़्यादा कमांड्स अवेलेबल होती हैं और इसके राइट्स भी ज़्यादा होते हैं। क्लियर है? ओके। अच्छा, एक हमारे पास हेल्प जो है क्वेश्चन मार्क के अलावा एक हेल्प हमारे पास आती है सिंटैक्स चेक। कि अगर आप कोई जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं कोई कमांड के अंदर, तो वो क्या करता है, आपको बताता है कि आपने क्या मिस्टेक की है, ठीक है। तो ये जो है कमांड का जो है वो सिंटैक्स को चेक कर रहा होता है, इसमें अगर कोई मिस्टेक होगी तो आपको आइडेंटिफाई करेगा। तो ये भी आपको हेल्प करता है कि आप प्रॉपर कमांड जो है वो इंटरप्रेट कर सकें ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक प्रॉपर कमांड के थ्रू, ठीक है। तो ये हेल्प फीचर हैं इसके। अच्छा, इसके अलावा कुछ शॉर्टकट्स भी हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्विच के अंदर मैं जाता हूँ कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में, ठीक है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, तो मैं क्या करूँगा, कॉन्फ़िगर, ठीक है, टर्मिनल पूरा टाइप करूँगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो है वो iOS एक हेल्प देता है कि आप जो है वो जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई कमांड फाइंड करनी है CO के थ्रू कोई कमांड शुरू होती हो, ठीक है, तो मैं CO के बाद अगर क्वेश्चन मार्क टाइप करूँगा तो इसने मुझे ये CO के बाद जो कमांड्स होती हैं अवेलेबल कमांड मुझे दिखा दी। देखो कॉन्फ़िगर की कमांड आ रही है, ठीक है, कनेक्ट की कमांड आ रही है और कॉपी की कमांड आ रही है। 3 कमांड जो है वो CO के साथ अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे CO लिख के मतलब इसका कहने का ये है कि मैं अगर यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ करना चाहूँ, शॉर्टकट का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे कॉन्फ और टर्मिनल की जगह मैं T दे सकता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल की जगह। वो क्या करता है, अगर मैं कॉन्फ की बात करूँ तो कॉन्फ के बाद अगर मैं कॉन्स्टेंट मार्क दबाऊँ तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कमांड अवेलेबल है जो कि कौन सी है, कॉन्फ़िगर। तो इसका मतलब क्या है कि मैं कॉन्फ़िगर की जगह सिर्फ मैं कॉन्फ तक ही टाइप करूँ तो उसको वो क्या करता है, आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये इस वक्त जो कमांड टाइप की जा रही है वो कौन सी है, कॉन्फ़िगर है, क्योंकि उसके बाद कोई और कमांड अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर मैं CON के बाद टाइप करूँगा तो क्या करेगा, CON के बाद ये इसको नहीं लेगा, क्योंकि इसकी वजह ये है कि यहाँ पे 3 कमांड्स अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे वो कंफ्यूज रहता है कि आपने एग्जैक्ट कौन सी कमांड टाइप की है। तो यहाँ पे क्या करें, कॉन्फ़िगर टर्मिनल अगर कमांड है तो आप इसकी जगह क्या कर सकते हैं,
कॉन्फ टी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या कर रहा होता है, शॉर्टकट्स प्रोवाइड कर रहा होता है कि आप जो है अपना टाइम सेव करें, ठीक है। तो ये भी एक फीचर है जिसके थ्रू आप जो है वो अपना वक्त बचा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक और चीज़ है इसके अंदर कि आपको अगर कोई कमांड कंप्लीट करनी हो तो आप क्या कर सकते हैं, टैब दबा सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने कॉन्फ लिखा और उसके बाद यहाँ अगर मैं टैब दबाऊंगा तो वे क्या करेगा, आपको कमांड कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो बाद दफ़ा स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह अगर होती है तो आप उसको भी करेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। अगर मैं टर्मिनल के लिए टी दबा के अगर मैं टैब दबाऊंगा तो इसने टर्मिनल को पूरा कर दिया कमांड को, ठीक है। तो ये कुछ शॉर्टकट्स हैं जो कि आप नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं या आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको कमांड्स को, ठीक है। तो मैंने आपको बताया टैब का फीचर है जो कि आपका क्या करता है, कंप्लीट कर देता है, पार्शियल कमांड्स को कंप्लीट कर रहा होता है, ठीक है। बैक स्पेस है, ठीक है। बैक स्पेस क्या करता है, अगर आपने कमांड जो है वो कोई टाइपिंग मिस्टेक की हो तो आप उसको इरेजर एज इरेजर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और लेफ्ट एरो भी और राइट एरो की जो है वो कर्सर मूव करने के काम आता है कमांड के अंदर, ठीक है। तो ये सारे शॉर्टकट्स हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि आपके पास दो तरीके की जो कमांड्स अगर आप कोई यूज़ करना चाहें, जिस तरीके से यहाँ मैं एक कमांड यूज़ करता हूँ, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। अभी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन का मैंने नहीं बताया आपको, तो जब मैं इसको शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करूँगा तो ये कमांड इस वक्त जो है इसकी जो आउटपुट है वो कंप्लीट नहीं हुई है, तो कुछ रिमेनिंग आउटपुट, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा होता है, मोर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप स्पेस बार दबाएं तो ये क्या कर देता है, इसको पूरी कंप्लीट कमांड की जो आउटपुट है इसको कंप्लीट कर देता है, पेजेस वाइज दिखा रहा होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर मैं इसको एंटर करूँगा तो ये एंटर में क्या कर होता है, लाइन बाय लाइन आपको आउटपुट दिखा रहा होता है, ठीक है। और अगर इसके अलावा मैं यहाँ पे इन दो के अलावा कोई और चीज़ टाइप करूँगा तो ये क्या करेगा, इससे बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी जो है वो क्या होता है, शॉर्टकट्स में ही कहलाता है कि इस तरीके से आप जो है वो एंटर की या स्पेस बार की या अदर की के थ्रू आप क्या कर रहे होते हैं, इसको अपना टाइम बचा रहे होते हैं। तो होप जो है ये कमांड लाइन के थ्रू आप लोगों को जो है वो एक्सेस करना आ गया होगा, और अब आप जो है वो इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और चीज़ें जो है वो क्लियर होती चले जाएंगी। तो प्रैक्टिस से ही मेरे दोस्तों जो है वो आपको जो है वो परफेक्शन मिलेगी, ठीक है। अच्छा, बेसिक डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब हम चलते हैं कि हम लोग जो है वो डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखेंगे अभी कि क्या क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब जैसे सिस्को आईएस में क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है अगर आप जो है स्विच पे या राउटर का एक्सेस दें तो एक नाम आता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, डिवाइस का नाम होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट स्विच का नाम स्विच आ रहा होता है और राउटर का नाम राउटर आ रहा होता है, ठीक है। ये नाम क्या होता है, ये नाम जो है वो हमारे मतलब हम लोग को समझने के लिए होता है, या आईओएस भी इसके थ्रू क्या कर रहा होता है, समटाइम्स कॉन्फ़िगरेशन में जो है इसको आइडेंटिफाई कर रहा होता है, ठीक है। तो जिस तरीके से आपका नाम होता है, ठीक है, या अगर आप लोगों ने विंडोज़ में देखा होगा तो पीसी नेम होता है जिसके थ्रू डिवाइसेस जो है कम्युनिकेट कर रही होती हैं। तो इसी तरीके से जो नेटवर्क डिवाइसेस होती है उनका भी आपको क्या करना होता है, नाम जो है वो चेंज करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने 10 स्विचेस लगाए हुए हैं तो सबका नाम क्या आ रहा होगा, स्विच के नाम से ही आ रहा होगा, ठीक है। फास्ट जा रहा हूँ, अच्छा चलो भाई मैं स्लो हो जाता हूँ, ठीक है। देखो फास्ट, आप जो है इस वक्त जो है लाइव क्लास में तो बैठे हुए हो, ठीक है, लेकिन आपके पास इसकी वीडियो जो है अवेलेबल होती है, रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल होती है, ठीक है। जब आप किसी क्लास में जाते हैं तो अगर आपने उसकी क्लास का लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया है तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। तो अगर आपको लग भी रहा है फास्ट तो आपके लिए ये ऑप्शन मौजूद है कि आप उसको क्या कर सकते हो, दोबारा व्यू कर सकते हो उस वीडियो को। तो कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई तो आप जो है वो उसको दोबारा रिप्ले करके देख लेना, आपको समझ आ जाएगी। मैं इस वक्त बहुत आप लोगों को डिटेल में, सर काशिफ एग्री करेंगे, बहुत डिटेल में आप लोगों को ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि हम लोग का कोर्स जो है CCNA का बहुत लेंथी है। तो मेरा मकसद ये है कि आप लोगों की बेस, देखो बेस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर बेस आपकी स्ट्रॉन्ग होगी ना तो आगे आप लोगों के लिए काम करना इतना मसला नहीं होगा। तो मेरा मकसद ये है कि आपकी बेस को स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है। तो मुश्किल लगेंगी ये चीज़, पहली दफ़ा मैंने किया था तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ठीक है। सर काशिफ बैठे, जो भी इस फील्ड में आएगा पहली दफ़ा उसको मुश्किल लगता है, लेकिन वो आपको फास्ट भी लगेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा उसके लिए। तो आपके लिए ऑप्शन मौजूद है कि आप रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं बहुत ही स्लो हो जाऊँगा तो ये कोर्स कंप्लीट नहीं होगा आप लोगों का, ठीक
ठीक है। तो हमने दोनों चीज़ों को जो है ना लेके चलना है कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी एक कायम रहे, और इसके अलावा जो है हम लोग इस कोर्स को भी जो है वो अपने टाइम पे कंप्लीट कर सकें, ठीक है। तो वो भी एक ज़्यादती हो जाएगी कि वो कोर्स कंप्लीट ना हो सके, कुछ चीज़ें मैं छोड़ दूँ, आप लोगों को पता भी नहीं लगेगा, सही है। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि आपको जो है वो सारी चीज़ें कवर करवाऊँ इंशाल्लाह, ठीक है। तो आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि आप जो है वो रिकॉर्डेड वीडियो देखो। रिकॉर्डेड वीडियो जितनी दफ़ा देखोगे उतनी दफ़ा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो क्यूरी कर रहे होते हैं, वही चीज़ रिपीट कर रहे होते हैं, ठीक है। वो बात हो रही थी हमारी कोलिजन डोमेन और जो है ब्रॉडकास्ट डोमेन की बात हो रही थी, तो मैं इवन के उसका आंसर भी दे चुका हूँ पेज के ऊपर, लेकिन स्टूडेंट जो हैं वो इतने मासूम और सादा स्टूडेंट्स हैं कि वो वापस जाके जो है वो वहाँ पे उसको अटेम्प्ट कर रहे होते हैं और वो आंसर गलत ही दे रहे होते हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि आपने वो मेरी पहली वीडियो नहीं देखी थी जिसमें मैंने कोरियन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन के बारे में डिटेल में बताया था। अगर आप उसको देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, वरना फिर आप क्या करोगे, कन्फ्यूज ही रहोगे। और जब कोरियन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन कन्फ्यूज रहोगे तो ऑब्वियसली बाकी चीज़ें जो है वो इसके साथ क्या होती है, इंटरकनेक्ट होती हैं, तो वो भी आप लोगों को समझ नहीं आएंगी। तो जो चीज़ समझ नहीं आए, आप मेरी रिकॉर्डेड वीडियो सारी अवेलेबल हैं, उनको देखते रहो। मैं सारी लैब्स नहीं करवाऊँगा, ठीक है, मैं वही लैब्स करवाऊंगा जो आपकी ज़रूरत है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो लैब्स नहीं करवा सकूं वो लैब भी जो है बना के जो है वो अलग से पोस्ट कर दूं, ताकि वो आप लोग जो है वो उसको भी कर सकें, ठीक है। तो ठीक है, तो अभी तक जो है मैंने सिर्फ आपको 3 मोड बताए हैं। iOS के मोड बताए हैं कि यूज़र एग्जीक्यूट मोड, प्रिविलेज एग्जीक्यूट मोड कौन सा होता है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड होता है। ये 3 मोड, एक्सेस मोड जो है वो कमांड लाइन मोड क्यों क्रिएट किए सिस्को ने, उसका क्या रीज़न है, वो भी मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। और फिर उसमें मैंने नेविगेशन आपको बताई कि किस तरीके से कमांड जो है किस मोड में कौन सी कमांड चल रही होती है और किस मोड का क्या काम होता है, ये बताया मैंने आपको। फिर मैंने आपको उस कमांड प्रिविलेज मोड या यूज़र एग्जीक्यूट मोड के अंदर किस तरीके से एंटर हुआ जाए और उससे कैसे एग्जिट हुआ जाए, ये बताया मैंने आप लोगों को, ठीक है। फिर मैंने आपको iOS की जो हेल्प हमारे पास फीचर्स मौजूद हैं जिसके थ्रू हमारे पास काम करना थोड़ा आसान हो जाता है, और जो है वो हंड्रेड्स ऑफ कमांड याद रखना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो वो उसके लिए मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप जो है वो काम करते हुए उन कमांड्स को एक्सेस कर सकते हैं और उन पे जो है वो उसके थ्रू आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ वो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन दोनों की देखेंगे। हम लोग आज स्विच के देख रहे हैं, लेकिन किसी दिन मैं आप लोगों को राउटर के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से इसको, ठीक है, रीस्टार्ट किया है मैंने स्विच को, तो रीस्टार्ट करने पे जो होता है सबसे पहले आपके पास जो स्विच है वो क्या कर रहा होता है, आपके iOS को फ्लैश से लोड कर रहा होता है। आपके पास जो है वो, चले मैं ये राउटर में बताऊंगा आप लोगों को, सही, कि किस तरीके से जो है वो ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम लोग किस तरीके से इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि अगर आपके पास 10 स्विचेस लगे हों आपके नेटवर्क पे, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है तमाम का नाम क्या आ रहा होता है, स्विच आ रहा होता है, ठीक है। तो आपको अगर इस नाम को चेंज करना हो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि वो 10 स्विच आपके मुख्तलिफ 10 डिपार्टमेंट में लगा हो, कोई HR का हो, कोई आपका सेल्स का हो, ठीक है, या आपके पास जो है वो कोई और डिपार्टमेंट के हिसाब से आपने उसको कॉन्फ़िगरेशन की हो, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने जिस डिवाइस का एक्सेस लिया है वो कौन सी है। तो जब भी आप स्विच कोई नया डब्बे में से खोलोगे तो हमेशा वो क्या होगी, उसकी कॉन्फ़िगरेशन सारी ब्लैंक होती है। तो आपको वो कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ती है उसको कहीं इंस्टॉल करने से पहले। तो उसको वो कॉन्फ़िगरेशन क्या कहलाती है, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है, ठीक है। तो उसमें मुख्तलिफ चीज़ें आप सेट कर रहे होते हैं, डेट टाइम सेट कर रहे होते हैं उस डिवाइस का, ठीक है, उस डिवाइस का नाम सेट कर रहे होते हैं, या उस डिवाइस के आप जो है वो रिमोटली एक्सेस करने के लिए उसकी जो है IP सेट कर रहे होते हैं। तो ये सारी क्या कहलाती है, आपकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है, ठीक है। तो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहले हम मुख्तलिफ चीज़ें देखेंगे। या उस डिवाइस के ऊपर आप पासवर्ड लगा रहे होते हैं, ऑब्वियसली देखो यहाँ पे तो मैंने एक्सेस किया तो हर कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो आप उसको सिक्योर करने के लिए उस डिवाइस के फिजिकल एक्सेस के ऊपर या रिमोट एक्सेस के ऊपर आप पासवर्ड कॉन्फ़िगर करते हैं कि कोई और उसको एक्सेस ना कर सके। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन क्या कहलाती है, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है, ठीक है। तो होप ये आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ होगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इसका नाम चेंज कर रहे हैं स्विच का। इसको स्विच का नाम जो कि बाय डिफ़ॉल्ट स्विच होता है, इसको चेंज करके हम क्या करेंगे, अपनी मर्ज़ी का कस्टमाइज नाम रखेंगे। तो इसके लिए आपको पहले किस में जाना पड़ेगा, प्रिविलेज मोड में, ठीक है, और इसके बाद आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप ये बोलो सर क्या मैं यूज़र एग्जीक्यूट मोड से डायरेक्ट ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जा सकता हूँ, नहीं, ठीक है। आप प्रिविलेज मोड से ही ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे। तो
सबसे पहले आपने इनेबल किया, आप आए प्रिविलेज एग्जीक्यूट मोड, ठीक है। और अब जब भी आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो आपको किस में आना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद आप किस में आएंगे, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, ठीक है। तो यहाँ पे एक कमांड होती है होस्ट नेम, ठीक है। होस्ट नेम की कमांड क्या करती है, आपकी डिवाइस का नाम चेंज कर देती है। तो अगर मैं इसका नाम चेंज करके रखना चाह रहा हूँ HR, तो इस कमांड के बाद होस्ट नेम के बाद जब मैं HR टाइप करूँगा तो इस स्विच का नाम क्या हो जाएगा, HRSW, ठीक है। तो ये HR का स्विच हो जाएगा। तो मैं इसको एंटर करूँगा तो आप देखो यहाँ पे क्या नाम चेंज हो गया, HR स्विच, ठीक है। क्लियर है। तो इस तरीके से इस कमांड के थ्रू होस्ट नेम, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में होस्ट नेम और HRSW मैंने लिख के, ये कस्टमाइज है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। इसके थ्रू आपने क्या किया, अपनी डिवाइस का नाम जो है वो चेंज कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से डिवाइस नेम आप चेंज कर सकते हैं। होस्ट नेम आप लिखेंगे, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे। इसमें जो है आप स्पेसेस वगैरह नहीं दे सकते, ठीक है। इसके अंदर जो है स्पेशल कैरेक्टर वगैरह नहीं आ सकते, इसके अंदर सिर्फ डैश को अलाउ करता है, ठीक है। और न्यूमेरिक और जो है अल्फ़ाबेट को अलाउ कर रहा होता है, और मैक्सिमम जो है 64 कैरेक्टर लेंथ तक सपोर्ट करता है। तो डिवाइस का नाम चेंज कर लिया। अच्छा, इसके अलावा जो है पासवर्ड गाइडलाइन। अब मैं ये चाहता हूँ कि अपनी डिवाइस में को मैं पासवर्ड प्रोटेक्टेड करूँ, ठीक है। तो यार देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपने बड़ी सिक्योरिटी लगाई हुई है, लेकिन जो है अगर आपने अपनी डिवाइस को पासवर्ड ही नहीं लगाया हुआ तो ऑब्वियसली कोई भी केबल लगाएगा उसको एक्सेस कर लेगा, ठीक है। आप यार एक मोबाइल भी यूज़ करते हो तो आप लोग उस पर भी पासवर्ड लगाते हो ना। उसका लगाने का मकसद ये क्या होता है कि जब आप उस वक्त अवेलेबल ना हो, मोबाइल आपके पास मौजूद ना हो, तो कोई जो है अनऑथराइज पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके। तो वो पैटर्न के थ्रू आप लोगों ने पासवर्ड लगाया हुआ होता है, ठीक है। अम्मी अब्बू से बचाने के लिए पासवर्ड लगाया हुआ होता है, या छोटे बहन भाइयों से बचाने के लिए कि जो है वो हिस्ट्री चेक ना कर सकें, ठीक है, कि आप लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसी तरीके से आपकी जो डिवाइसेज होती है उसको आप क्या करते हैं, पासवर्ड लगाते हैं, कि ताकि कोई भी अनऑथराइज जो है वो बंदा जो है वो इसको एक्सेस ना कर सके आपके एब्सेंस के अंदर, ठीक है। या आप सिर्फ जिसको भी वो पासवर्ड दें वही उसको एक्सेस कर सके, ठीक है। तो पासवर्ड आपके पास दोनों तरीक़ों से लगा सकते हैं। जिस तरीके से एक्सेस मेथड आपके पास फिजिकल भी था और रिमोट भी था, तो आप फिजिकल मोड के ऊपर भी जाके पासवर्ड लगा सकते हैं, और अगर आप रिमोट एक्सेस के लिए पासवर्ड लगाना चाहें तो उसके लिए भी आप दोनों तरीक़ों से आप इसमें दोनों पासवर्ड लगा सकते हैं। फिर इसके अलावा आपके पास मुख्तलिफ मोड्स थे, यूज़र एग्जीक्यूट मोड, प्रिविलेज मोड। तो आप इन दोनों में पासवर्ड लगा सकते हैं कि मेरा यूज़र एग्जीक्यूट मोड का पासवर्ड ये होगा, और अगर कोई प्रिविलेज एक्सेस मोड में जाना चाहे तो उसका पासवर्ड ये होगा। तो ये पासवर्ड भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे पासवर्ड अभी हम लगाना सीखेंगे। क्लियर है कि क्या करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो ये मेरी डिवाइस जिसका मैंने नाम चेंज किया था, अब मैं चाहता हूं कि इसको मैं पासवर्ड लगा दूं, ठीक है। तो मैं इसको लाइन पासवर्ड, मुझे कंसोल का पासवर्ड लगाना है, ठीक है, कि कोई इसको फिजिकल एक्सेस ना करे सबसे पहले। तो मुझे पासवर्ड लगाने के लिए जो है किस में जाना पड़ेगा, कंसोल के अंदर। इसको बोलते हैं हम लोग कंसोल, ठीक है। लाइन का मतलब क्या है कि हमारे पास लाइन, अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा फिजिकल पोर्ट्स मौजूद हैं, ठीक है, हो सकता है आपके पास 2 पोर्ट्स मौजूद हों, एक आपके पास USB पोर्ट भी हो जिसके थ्रू आप एक्सेस कर सकें, और आपके पास जो है RJ45 की जो कंसोल पोर्ट होती है उसके थ्रू भी आप एक्सेस कर सकें। तो यहाँ पे आपके पास 0 से स्टार्ट होती है लाइन, ठीक है। तो लाइन कंसोल का मतलब क्या है कि आप जो है वो कंसोल की लाइन के ऊपर क्या कर रहे हैं, पासवर्ड लगा रहे हैं। और ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 0 से, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट होती है हमेशा लाइन कंसोल, ठीक है। तो जब आप लाइन कंसोल 0 करेंगे तो आप इस वक्त किस मोड में आ गए, उस लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर आ गए, आप उस कंसोल मोड के अंदर आ गए, ठीक है। तो उस कंसोल मोड के अंदर अगर मैं पासवर्ड लगाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए कमांड क्या है, पासवर्ड, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, पासवर्ड लगा दूँगा। यहाँ पे पासवर्ड मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सिस्को कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि ये पासवर्ड मुझसे क्या करे, लॉगिन पे पूछे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लॉगिन नहीं लगाऊंगा तो ये पासवर्ड क्या होगा, इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो लॉगिन का कीवर्ड लगाना ज़रूरी होता है, जो कि ये बताता है कि जब भी आपका कंसोल एक्सेस करेंगे तो आपके लिए लॉगिन के लिए वो क्या करेगा, पासवर्ड पूछेगा। क्लियर है। बस इतनी सी कॉन्फ़िगरेशन है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है, वहाँ से आपको जो है सब कॉन्फ़िगरेशन में लाइन कंसोल 0 का एक्सेस देना है, और वहाँ पे पासवर्ड के कीवर्ड के साथ आप क्या करना है, आपने एक पासवर्ड लगा देना है,
और वहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आपने करना है लॉगिन, और यहाँ से आप क्या करोगे, आप एग्जिट कर दोगे, ठीक है, और एग्जिट कर दोगे। जब आप एग्जिट करोगे तो आप किस में आ गए, प्रिविलेज मोड में। और अगर मैं यहाँ से एग्जिट करूँगा तो अब देखो मैंने रिटर्न किया, तो अब ये क्या पूछ रहा है मुझसे, यूज़र एक्सेस वेरिफिकेशन। अब ये मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है अब तक। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जब भी इसको फिजिकल एक्सेस लेना चाहूँगा तो मुझे क्या देना पड़ेगा, पासवर्ड। तो अगर मेरे अलावा कोई और भी अगर इसको एक्सेस करना चाहेगा तो उसको भी पासवर्ड देना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी अब बंदा इसको फिजिकली एक्सेस नहीं कर सकता इस मेरी डिवाइस को जब तक कि वो इसको पासवर्ड पता ना हो, ठीक है। तो यहाँ पासवर्ड मैंने क्या दिया था, सिस्को। तो मैं जब पासवर्ड टाइप करूँगा तो ये आपको दिखाता नहीं है, लेकिन ये जो है बैकग्राउंड में पासवर्ड टाइप हो रहा होता है, ठीक है। तो सिस्को लिख के मैंने क्या किया, एंटर किया, तो मैं वापस अपनी डिवाइस में आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड दूंगा तो ये क्या करेगा, एक्सेस करने नहीं देगा मुझे डिवाइस को। क्लियर है। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे कि हम अपनी डिवाइस को कंसोल के थ्रू किस तरीके से क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं पासवर्ड के। क्लियर है। तो सिस्को देके मैं वापस आ गया और इनेबल करके मैं किस में आ गया, प्रिविलेज मोड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया आप लोगों ने, लाइन कंसोल कॉन्फ़िगर टर्मिनल में गए। पहले आपने सबसे पहले आप नाम चेंज किया स्विच का, ठीक है, अपने हिसाब से नाम रखा। उसके बाद आपने क्या किया, कॉन्फ़िगर टर्मिनल करके ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए। फिर आपने क्या लिखा, लाइन कंसोल 0, ठीक है, पोर्ट 0 को एक्सेस लिया आपने लाइन कंसोल की। और उसके बाद आपने एक पासवर्ड के कीवर्ड के साथ एक कस्टमाइज पासवर्ड जो भी आप रखना चाहें वो पासवर्ड आपने क्या किया, टाइप कर दिया। और उसके बाद आपने लॉगिन का कीवर्ड यूज़ कर लिया, ठीक है। लॉगिन का कीवर्ड क्या करेगा, इस पासवर्ड को एक्सेस करने में सपोर्ट करता है। अगर आपने लॉगिन का कीवर्ड नहीं दिया तो ये डिवाइस आपसे पासवर्ड नहीं पूछेगी। क्लियर है। तो आपने क्या किया, एग्जीक्यूट मोड को क्या किया, सिक्योर किया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास जो पासवर्ड आता है वो कौन सा है, सिक्योर प्रिविलेज एग्जीक्यूट मोड। तो प्रिविलेज अगर एग्जीक्यूट मोड जो कि हमारा इनेबल से आता है, अगर आप उसको सिक्योर करना चाहें तो उसके लिए क्या कमांड आती है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे और यहाँ पे एक कमांड आती है इनेबल सीक्रेट, ठीक है। तो ये इनेबल सीक्रेट की कमांड क्या करती है, आपके इस प्रिविलेज एग्जीक्यूट मोड को सिक्योर कर देती है इस पासवर्ड के साथ, जो कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्लास इज द पासवर्ड, ठीक है। ये कुछ भी दे सकते हैं आप अपने हिसाब से। क्लियर है। तो इसका जो सिंटैक्स है वो क्या होगा, इनेबल सीक्रेट और उसके बाद आप क्या देंगे, पासवर्ड, ठीक है। ये कमांड है इसको भी करके देख लें। चलें देखते हैं। तो उसके लिए आपको आप गए किसमें, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में। यहाँ पे आपने क्या किया, कमांड कौन सी है, इनेबल सीक्रेट। अच्छा, इनेबल जो है वो आपको दो तरह के पासवर्ड जो है वो सपोर्ट करता है। एक हमारे पास पासवर्ड इनेबल पासवर्ड है, ठीक है, इसके बाद भी हम पासवर्ड दे सकते हैं, ठीक है। और एक हमारे पास आता है इनेबल सीक्रेट जो कि अभी हम लोगों ने देखा, इसके बाद भी आप पासवर्ड दे सकते हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों में जो फ़र्क है वो ये है कि इनेबल पासवर्ड जो होता है वो आपका पासवर्ड जो है वो क्लियर टेक्स्ट में सेव कर रहा होता है, ठीक है। और सीक्रेट क्या करता है, इसको इनक्रिप्ट कर देता है। इनक्रिप्ट क्या और जो है वो क्लियर टेक्स्ट क्या होता है, ये मैं भी आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। तो आप सिर्फ ये ध्यान में रखें कि हमारे पास दो तरीके से हम पासवर्ड को सेव कर सकते हैं, ठीक है, इनेबल सीक्रेट के साथ भी और क्लास के साथ भी। लेकिन अगर आपने दोनों तरीकों से पासवर्ड सेव किया हुआ है तो वो आपकी हाई प्रायोरिटी किस पे होती है, सीक्रेट के ऊपर, ठीक है। आपको पासवर्ड को वो इग्नोर कर देगा और आपका जो पासवर्ड सीक्रेट के साथ लगा होगा उसको वो क्या कर रहा होता है, एक्सेस ले रहा होता है उसके थ्रू, या उसको क्या कर रहा होता है, एक्सेप्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो इसकी प्रेफरेंस क्या होती है, इनेबल सीक्रेट की हाई होती है। और अगर आप इनेबल पासवर्ड के साथ अगर पासवर्ड लगाएंगे, ठीक है, तो उसकी जो है प्रेफरेंस क्या होती है, सीक्रेट से लो होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपने सीक्रेट नहीं लगाया तो फिर वो पासवर्ड को प्रेफरेंस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आके मैंने क्या किया, इनेबल सीक्रेट, और यहाँ पे पासवर्ड मैंने क्या लिख दिया, CCNA, ठीक है। और इसको मैंने क्या कर दिया, एग्जिट। क्लियर है। अब मैंने यहाँ से इसको एग्जिट किया तो अब मेरे पास दो पासवर्ड हो गए। एक पासवर्ड मेरे पास किसका आ गया, यूजर एग्जीक्यूट मोड का, जो कि मैंने किस पे लगाया, लाइन कंसोल के ऊपर, जो कि मेरा पासवर्ड क्या था, सिस्को, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो एक्सेस आ गया मेरे पास। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि अब कोई और जो है वो पर्टिकुलर जो है मेरे पास जो टीम के लोग हैं जो कि प्रिविलेज मोड को एक्सेस करना चाहें, तो जब वो एक्सेस करना चाहेंगे तो उनको प्रिविलेज मोड तक जाने के लिए क्या चाहिए होगा, पासवर्ड चाहिए होगा। उससे पहले जो है वो उसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो ये मैंने दो लेवल की जो है वो क्या की है, अपने
डिवाइस को सिक्योर किया है, ठीक है। जिस तरीके से मेरे मोड थे कमांड लाइन मोड, तो मैंने उन दोनों को अलग अलग पासवर्ड लगा कर सिक्योर किया है, ठीक है। तो इनेबल के अगर मैं पासवर्ड दूंगा तो यहाँ मैंने क्या लिखा था, CCNA, ठीक है। तो CCNA दिया तो अब मैं किस में आ गया, प्रिविलेज मोड में, वरना ये मुझे प्रिविलेज मोड में जाना नहीं देगा जब तक कि मुझे पासवर्ड पता नहीं हो। क्लियर है? अच्छा, मैं आपको जो है वो इनेबल CCNA, ठीक है। मैं आपको एक और पासवर्ड भी लगा के दिखाता हूँ, जो कि हम लोगों ने क्या किया था, पासवर्ड की कमांड के थ्रू हम लोगों ने सीखा था, ठीक है। तो मैं यहाँ करता हूँ इनेबल पासवर्ड, ठीक है, और यहाँ पे मैं देता हूँ क्लास, ठीक है। तो अब मैंने इनेबल के दो पासवर्ड लगा दिए, एक पासवर्ड के थ्रू और एक सीक्रेट के थ्रू। तो ये प्रेफरेंस किसको देगा आपको, मैंने अभी बताया प्रेफरेंस किसको होगी, जो सीक्रेट के थ्रू मैंने क्या दिया था, CCNA। तो ये आप यहाँ पे पासवर्ड देंगे तो वो क्लास एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो CCNA को ही प्रेफरेंस देगा, ठीक है। तो यहाँ पे पासवर्ड मैंने क्या दिया था, सिस्को इनेबल। अगर मैं यहाँ पे मैं क्लास दूंगा तो ये क्लास को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। एक्सेप्ट किसको कर रहा है, जो मैंने सीक्रेट के साथ दिया था। लेकिन अगर सीक्रेट पे नहीं लगाया होगा तो ये किसको प्रेफरेंस देगा, क्लास को, या इनेबल पासवर्ड के थ्रू जो लगा होगा, ठीक है। तो हमने दो तरीके से क्या किया, अपनी डिवाइस को पासवर्ड प्रोटेक्शन की है इसमें हम लोगों ने, ठीक है। और एक हमने जो है वो यूज़र एग्जीक्यूट मोड को पासवर्ड लगाया, और दूसरा हमने क्या किया, प्रिविलेज मोड को सिक्योर किया और उसमें हम लोगों ने पासवर्ड लगाया, ठीक है भाई। तेज़ तो नहीं जा रहा हूँ अब इससे ज़्यादा स्लो अगर मैं पढ़ाऊँगा ना तो मुझे नींद आने लगेगी ठीक है। तो अब हमारे पास तीसरे टाइप की जो होती है सिक्योरेंस, वो क्या होती है, रिमोट एक्सेस, ठीक है। रिमोट एक्सेस, अभी हमने किसको सिक्योर किया, यूज़र एग्जीक्यूट मोड को, फिर हमने सिक्योर किया प्रिविलेज मोड को, ठीक है। यूज़र एग्जीक्यूट मोड जो था हमारा कौन सा था, फिजिकल एक्सेस था डिवाइस का, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं किसको, रिमोटली अगर कोई एक्सेस करना चाहे मेरे डिवाइस को, तो रिमोटली जो जाहिर सी बात है वो फिजिकल पोर्ट से तो कनेक्ट नहीं होगा, तो उसके लिए जो आपके पास लाइंस मौजूद होती हैं वो क्या कहलाती हैं, वर्चुअल लाइंस कहलाती हैं, ठीक है। तो ये वर्चुअल लाइंस आपके पास अवेलेबल नॉर्मली जो होती हैं 0 से लेकर 15 तक अवेलेबल होती हैं, मतलब आप एट अ टाइम 16 यूज़र जो हैं वो आपके डिवाइस पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फिजिकली लाइंस नहीं होती, ये वर्चुअल लाइंस होती हैं, आपके रिमोट एक्सेस के लिए होती हैं, ठीक है। तो अगर आपने इसको सिक्योर करना है तो इसको एक्सेस करने के लिए आपके पास जिस तरीके से लाइन आपने कंसोल लिखा था, तो यहाँ पे कौन सी कमांड आएगी, लाइन VTY, ठीक है। तो लाइन VTY के बाद आप अगर आपको तमाम लाइन्स को सिक्योर करना है तो आप क्या करेंगे, 0 to 15, तो ये आपकी 16 की 16 लाइन सिक्योर हो जाएंगी, ठीक है। या आप चाहें तो 0 to 4 कर सकते हैं, तो आप जितनी भी लाइन्स को सिक्योर करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वही कमांड है कि लाइन VTY, ठीक है। उसके बाद आप जो है उस लाइन्स का जो है वो रेंज देंगे 0 to 15, क्योंकि ये अवेलेबल लाइन्स हैं, ठीक है, 0 to 15। वहाँ पे सिर्फ जीरोस वैसे दे रहे थे कि वो एक ही पोर्ट हमारे पास अवेलेबल थी, ठीक है। लेकिन हमारे पास वहाँ पे 2 या 3 पोर्ट मौजूद हो तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं वहाँ। और फिर कमांड वही है कि आपका पासवर्ड रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद आप पासवर्ड देंगे। ये पासवर्ड आपका किस चीज़ के लिए यूज़ होगा, आपके रिमोटली अगर आप एक्सेस करना चाहें किसी अपनी डिवाइस को, तो यहाँ पे आपको ये पासवर्ड देना पड़ेगा। ये पासवर्ड डिफरेंट है आपके अभी जो हम लोगों ने 2 पासवर्ड लगाए प्रिविलेज के और यूज़र एग्जीक्यूट मोड से। ये तीसरा हमारा हमने सिक्योर किया अपने कि रिमोटली अगर कोई एक्सेस करना चाहे तो उसके लिए हमने एक पासवर्ड रखा। चाहें तो आप सेम पासवर्ड यूज़ करें, चाहें तो आप अलग अलग पासवर्ड यूज़ करें, ठीक है। लेकिन ये सिस्को पासवर्ड कभी भी नहीं देना भाई, क्योंकि ये सिस्को खुद बोलता है कि आप ये पासवर्ड जो है वो ना दें, या इस तरीके से आप पासवर्ड जो है वो ना दिया करें जो कि जो है वो ईजिली जो है वो हैकर जो है उसको क्या कर सके, तोड़ सके, ठीक है। तो टॉप 10 जो है वो देख लेना, जो इजी पासवर्ड जो है जो लोग रखते हैं ना, वो ज़्यादातर लोग क्या रख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। या जो है वो अपना फ़ोन नंबर रख देते हैं, ठीक है, या अपना नाम रख देते हैं। तो इस तरीके के पासवर्ड क्या होते हैं, बहुत ईजी टारगेट होते हैं हैकर्स के लिए, ठीक है। तो वो आराम से क्या करता है, इनको सबसे पहले टारगेट यही करता है, आपके पास आपकी इन्फॉर्मेशन उसके पास आ जाती है मुख्तलिफ तरीक़ों से कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, या आपकी गाड़ी का नंबर क्या है, या आपका फ़ोन नंबर क्या है, ठीक है। तो ये पासवर्ड बहुत ही ईजीली हैकेबल होते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि पासवर्ड जो है वो मिक्स करके दिया करें, ठीक है।
तो फाइनली इनेबल वाई यूजिंग द लॉगिन कमांड, ठीक है। अभी हम इसको देखेंगे कि हम लोग रिमोट एक्सेस किस तरीके से लेते हैं डिवाइस का, तो वहाँ पे हम इस पासवर्ड को इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे। अभी आप लोगों से बताने का मकसद ये था कि पासवर्ड जो है वो लाइन VTY पे कैसे लगाया जाता है। तो उसका मेथड वही है कि आप कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में आके लाइन VTY 0 to 15 और पासवर्ड की कमांड से आप क्या करेंगे, इसको सिक्योर कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम करके देख लेते हैं कि किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे मैं गया कॉन्फ़िगर टर्मिनल में, दोबारा गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लाइन VTY, ठीक है, 0 to 15, और यहाँ पे मैंने क्या दिया, पासवर्ड सिस्को। मैं सिस्को इस वजह से दे रहा हूँ यहाँ पे कि ये मुझे खुद याद रहे, अगर मैं मुश्किल पासवर्ड दूंगा तो मैं ही भूल जाऊँगा, ठीक है। तो पासवर्ड जो होता है वो एक डॉक्यूमेंटेड होता है आपका। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड सिस्को दे दिया, और फिर यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, लॉगिन, और मैंने क्या कर दिया, इसको एग्जिट, ठीक है। तो ये मैंने जो है वो एक और पासवर्ड लगा दिया अपनी रिमोट एक्सेस करने के लिए डिवाइस पे। क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया? डिवाइसेस को पासवर्ड वगैरह कैसे देते हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो भूल जाओगे, ठीक है। तो मैं जो इतनी जल्दी जल्दी टाइप कर रहा हूँ ना, तो इसकी वजह यही है कि मैंने प्रैक्टिस की हुई है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें कमांड्स क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ये है कि आपको जो है वो कमांड लाइन पे, इसीलिए जो है वो CCNA मुश्किल लगता है लोगों को कि उनको जो है कमांड लाइन पे काम करना पड़ता है, ठीक है। आपके पास GUI बेस्ड इंटरफेसेस भी मौजूद हैं, लेकिन GUI बेस्ड इंटरफेसेस जब आपकी कमांड लाइन क्लियर नहीं होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो आपको वहाँ समझ ही नहीं आएगा कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको समझ आना शुरू होती है चीज़ों की कि डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है। तो सिस्को जो है वो स्टार्ट ही आपको कमांड लाइन से करवाता है, ठीक है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे आप जो है NP लेवल पे जाओगे, या फिर NA में अगर एंड पे कुछ हुए टॉपिक तो हम देखेंगे कि डिवाइसेस का जो है वो ग्राफिकल एक्सेस किस तरीके से लिया जाता है, ठीक है। लेकिन 90% काम जो होता है आपका वो किस पे हो रहा होता है, कमांड लाइन पे। तो कमांड लाइन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है भाई, क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज़ और है, हमारे पास जो है वो कॉन्फ़िगरेशन दो तरह की होती हैं डिवाइस पे। अभी तक का क्लियर है आप लोगों को? काशिफ क्लियर है? बस ये पूछ रहे थे लाइन VTY में एक साथ मल्टीपल यूजर कैसे एक्सेस करें? यार बड़ा आसान है। अब अगर मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने किसी डिवाइस का एक्सेस लिया हुआ है, और एट अ टाइम जो है वो मेरा असिस्टेंट भी कहीं बैठा हुआ, उसने भी किसी और रिमोट लोकेशन पर डिवाइस का एक्सेस लिया हुआ है, तो ये हो ये चीज़ है ना कि आप उसको कितने यूज़र एट अ टाइम उस डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम देखेंगे बाद में कि किस तरीके से मल्टीपल यूज़र डिवाइस को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक कमांड होती है, वो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। शो लाइन नहीं चल रही, शो यूज़र्स, ठीक है। शो यूज़र्स की कमांड देखो आपको यहाँ बता रही है कि इस वक्त जो है वो स्टैटिक का मतलब क्या है कि लाइन कंसोल 0 पे एक यूज़र कनेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। अभी मैं डिटेल नहीं बताऊंगा इसकी, लेकिन यहाँ से आपको पता लग जाता है कि होस्ट जो है वो आइडियल है, कितनी देर से कनेक्ट हुआ और इसकी लोकेशन क्या है, किस लोकेशन से इसने डिवाइस को कनेक्ट किया हुआ। तो जब आप लाइन VTY करते हैं और वहाँ से एक्सेस लेते हैं तो वो आपको डिटेल दिखा रहा होगा कि किस लोकेशन से जो है कौन कौन यूज़र आपकी डिवाइस पर कनेक्ट हुआ हुआ है, इवन कि उसके लॉग भी बन रहे होते हैं। तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला जब हम एडवांस लेवल पर जाएंगे तो मैं आपको वक्तन फ़वक्तन बताता रहूँगा, ठीक है। तो उसके बारे में इतना ज़्यादा परेशान ना हो। अच्छा, अभी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास जो है वो दो टाइप की कॉन्फ़िगरेशन होती है डिवाइस पे। एक आपके पास स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन होती है और एक आपके पास होती है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। आपके पास दो टाइप की मेमोरी होती है डिवाइस के ऊपर, हर डिवाइस के ऊपर। अगर आप सिस्टम की बात करें, नेटवर्क डिवाइसेस की बात करें, ठीक है। एक आपके पास होती है रैम, और एक कौन सी होती है, रोम। ऐसे ही रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। ये रैम जो होती है ये क्या होती है, आपकी वॉलेटाइल मेमोरी होती है, और जो रोम होती है क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। इसका मतलब क्या है
वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का। देखो जब आप किसी पीसी पे काम कर रहे हो और आपने कोई वर्ड की फाइल खोली हो और आपने उस पर कोई टाइपिंग कर रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो, तो वो फाइल जब तक कि आप अपने पीसी पे सेव नहीं करते, वो आपकी फाइल क्या होती है, अगर लाइट चली जाए तो वो क्या होगी, फाइल आपकी वेस्ट हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी। उसकी वजह क्या होती है कि वो फाइल आपकी कहाँ पे उस वक्त मौजूद होती है, जब आप काम कर रहे होते हैं रैम के अंदर मौजूद होते हैं, और उस वक्त जो वो रैम होती है वो क्या होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। जब तक कि आप उसको सेव नहीं करेंगे हार्ड डिस्क के ऊपर, तो जब तक कि वो आपकी परमानेंटली सेव नहीं होगी फाइल। इसी तरीके से आपकी डिवाइस के अंदर दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। एक कॉन्फ़िगरेशन आपकी जो होती है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो कि आपके किस में लोड हुई भी होती है, रैम में। जो भी आप कॉन्फ़िगर करेंगे यहाँ पे करंटली कॉन्फ़िगर करेंगे, वो सारी आपकी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ जा रही होती है, रनिंग कॉन्फ़िग के अंदर। जिस तरीके से मैंने अभी वर्ड के एग्जांपल दी कि आप जो भी टाइप कर रहे होंगे वो आपको रियल टाइम में दिखा रहा होता है कि आपने क्या टाइप किया है, लेकिन वो जब तक कि आप उसको सेव नहीं करेंगे वो कॉन्फ़िगरेशन आपकी क्या होती है, सेव नहीं होगी, ठीक है, परमानेंटली सेव नहीं होगी। तो आपकी यही डिवाइस के अंदर होता है कि जब भी आप काम कर रहे होंगे वो रियल इफेक्ट दिखा रहा होगा आपको सारा, जो भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। जिस तरीके से अभी हमने होस्ट नेम चेंज किया तो उसने फ़ौरन आपको रिफ्लेक्ट किया और डिवाइस का होस्ट नेम चेंज हो गया, या उसके बाद मैंने पासवर्ड लगाया तो उसने फ़ौरन क्या किया, रिफ्लेक्ट किया और सारा पासवर्ड वो सेव कर दिया उसने। तो वो सारी चीज़ें किस में थी, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में। लेकिन मुझे ज़रूरी है कि नेक्स्ट टाइम जब मैं इस डिवाइस को बंद करके खोलूँ तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन मेरी सेव हो चुकी हो, तो उसको मुझे कहाँ सेव करना पड़ता है, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में, जो कि मेरी क्या होती है, एनवी रैम होती है, ठीक है, नॉन वोलेटाइल रैम होती है। जब आप ये सारी चीज़ें इसमें सेव कर देते हैं शो कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में, तो आपकी ये क्या होती है, डिवाइस के ऊपर परमानेंटली ये कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाती है। फिर आप जब भी जो है वो डिवाइस को बंद करके खोलेंगे तो आपको दोबारा से होस्ट नेम या पासवर्ड देने की जरूरत नहीं होती, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन किसमें सेव हो चुकी होती है, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, जो कि आपकी क्या होती है, एनवी रैम। क्लियर है। तो ये दो तरह की आपके पास कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो आप जब सेव करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो अभी मैं आपको सिर्फ ये दिखाऊंगा, इसमें और भी डिटेल है पीछे, ठीक है। अभी तक के लिए आप इतना ध्यान में रखें कि आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन आपकी जो होती है रैम में होती है, और स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन किस में होती है, आपकी एनवी रैम, जो कि हमारी क्या कहलाती है, रोम, ठीक है, उसके अंदर आपकी सेव हो रही होती है। तो आपको अगर चेक करना है कि आपने अभी क्या कॉन्फ़िगरेशन की है, तो इसकी कमांड क्या होती है, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन जो भी आपने की है वो आप चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ डिवाइस के ऊपर जाके, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या किया था, कुछ हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन की थी स्विच के ऊपर, हम लोगों ने पासवर्ड चेंज किया था इसका, हमने होस्ट नेम चेंज किया था इसका, ठीक है, लाइन कंसोल का पासवर्ड दिया था हमने प्रिविलेज मोड के एनेबल का पासवर्ड दिया था, ये सारे पासवर्ड हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन की थी ना इसके अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो उसकी कमांड क्या है, शो रनिंग डैश कॉन्फ़िग, ठीक है। और ये कहाँ का कमांड चल रही होती है, आपकी प्रिविलेज मोड के। तो जो कमांड आपकी प्रिविलेज मोड पे चलनी होगी, उस कमांड को आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में नॉर्मली नहीं चला सकते, ठीक है। वो किस तरीके से चला सकते हैं उसकी एक टेक्निक होती है, वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो आप प्रिविलेज मोड में आके आप क्या कमांड टाइप करेंगे, शो रनिंग कॉन्फ़िग, शो रनिंग डैश कॉन्फ़िग। तो ये आपको अभी तक जो कॉन्फ़िगरेशन की है वो दिखा देगी। तो मैं इसको क्या करता हूँ, शो रनिंग कॉन्फ़िग करके टाइप करता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने कॉन्फ़िगरेशन क्या की थी, एक होस्ट नेम चेंज किया था, तो आपके पास नज़र आ रहा है कि इसने क्या किया, चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो अब दो पासवर्ड लगाए थे मैंने, अगर आपको याद हो, इनेबल पासवर्ड क्लास और एक मैंने इनेबल पासवर्ड लगाया था सीक्रेट के साथ, ठीक है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, जो मैंने आपको बताया था इनक्रिप्टेड का, तो सीक्रेट जो है वो फॉर्मेट में जब भी पासवर्ड सेव होगा, ये किस फॉर्मेट में सेव होता है, इनक्रिप्शन, ठीक है, इनक्रिप्टेड पासवर्ड फॉर्मेट होता है। और जो नॉर्मल पासवर्ड सेव हो रहा होता है पासवर्ड के साथ, वो किस में होता है, प्लेन टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। तो अगर कोई यूज़र आके शो कॉन्फ़िगरेशन रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में आके आपकी कॉन्फ़िगरेशन अगर देख ले, ठीक है, या पॉसिबल है, अच्छा इसमें हमने कुछ और कॉन्फ़िगरेशन भी की थी, वो भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इसमें आपकी इस स्विचेस के अंदर पोर्ट्स आ रही हैं, मुख्तलिफ पोर्ट्स हैं, ठीक है, फास्ट इंटरनेट की, जिस पर हम लोग पीसीज कनेक्ट करते हैं, वो कॉन्फ़िगरेशन भी आ रही है डिफ़ॉल्ट। इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ और किए थे, पासवर्ड लगाया था, लाइन कंसोल का पासवर्ड लगाया था मैंने सिस्को, ये आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे जो है वो लाइन VTY 0 से लेके 15 तक के पासवर्ड लगाए थे, तो वो भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, लॉगिन की कमांड के साथ। तो ये सारी मेरी कॉन्फ़िगरेशन किस में आ रही है इस वक्त, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। लेकिन अगर इस डिवाइस यहाँ से डिवाइस बंद हो जाए या रीसेट हो जाए, तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आपकी क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी ना, वेस्ट हो जाएगी। तो इसको आपको किस में सेव करना पड़ेगा, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में सेव करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे शो करूँ स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन,
ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट प्रेजेंट। इसका मतलब क्या है कि ये जो फाइल्स अभी मेरी यहाँ पे जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन की जो मेरी सारी कॉन्फ़िगरेशन है अभी तक, क्योंकि मैंने पहली दफ़ा इसको स्टार्ट किया तो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन अभी क्रिएट नहीं हुई है। ठीक है, तो इसको मुझे स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में डालना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा परमानेंटली अपनी कॉन्फ़िगरेशन को, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर मैं स्विच को रिस्टार्ट करके खोलूँ तो ये कॉन्फ़िगरेशन मेरी सेव हो चुकी हो। तो उसके लिए कमांड होती है, टिपिकली जो कमांड कहलाती है वो कहलाती है शो रनिंग कॉन्फ़िग स्टार्टअप कॉन्फ़िग। ठीक है, तो यहाँ पे कमांड है कॉपी कर दो मेरी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। ठीक है, कमांड बड़ी आसान है कि कॉपी कर दो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को मेरी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। क्लियर है? तो जब मैं ये टाइप करूँगा और इसके बाद इसको एंटर करूँगा तो ये पूछ रहा है कि आपकी डेस्टिनेशन फाइल नेम क्या होगी। तो डेस्टिनेशन फाइल नेम मुझे क्या रखनी है, स्टार्टअप कॉन्फ़िग ही रखनी है। ठीक है, ये स्टार्टअप कॉन्फ़िग, क्योंकि जो आपकी डिवाइस होती है इसके अंदर कुछ प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो वो किसको जब बूट होता है तो वो हमेशा किसको फाइंड कर रहा होता है, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को। स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी तो वो लोड करेगा, तो हमें उसका नाम स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे इस पर सिर्फ क्या करना है, इसने बाय डिफ़ॉल्ट में नाम यही दिया है मुझे, तो मैंने क्या करना है, इस पर सिर्फ सिंपल क्या करना है, एंटर करना है। जब मैंने एंटर किया तो इसने क्या कर दिया, इस मेरी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर दिया स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। क्लियर है? और यहाँ पे इसने मुझे ओके से वेरीफाई भी कर दिया कि ये कॉन्फ़िगरेशन सेव हो चुकी है। अब अगर मैं यहाँ पे शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगर करूँगा, ठीक है, तो देखो ये मुझे स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन दिखाना शुरू हो गया। ठीक है, तो अब तक की जो मेरी कॉन्फ़िगरेशन थी वो सारी कॉन्फ़िगरेशन इसने क्या कर दी, सेव कर दी मेरी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। क्लियर है? बिल्कुल। ठीक है, अब अगर मैं कोई काम करूँगा, कोई काम कर रहा हूँ, कोई कॉन्फ़िगरेशन करूँगा तो उसको मुझे दोबारा क्या करना पड़ेगा, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में सेव करना पड़ेगा। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, स्विच को रीस्टार्ट करता हूँ। रीस्टार्ट करने के लिए कीवर्ड यूज होता है रीलोड। अब जब मैं इसको रीलोड करूँगा स्विच को, तो आप देखोगे कि मेरी जो है वो सारी कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने डिवाइस पे की थी वो सारी कॉन्फ़िगरेशन मेरी सेव हो चुकी है, क्योंकि मैंने उसको क्या किया है, सेव कर दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पासवर्ड पूछना शुरू हो गया, जबकि पहली दफ़ा मैंने स्विच स्टार्ट किया था तो कोई पासवर्ड पूछ रहा था, तो यहाँ पे मेरी कॉन्फ़िगरेशन सेव हो चुकी है। और इस वक्त पासवर्ड मैं भूल चुका हूँ क्या लगाया था मैंने, शायद सिस्को लगाया था। ठीक है जी, सिस्को पासवर्ड लगाया, इनेबल CCNA। ठीक है, तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन मेरी सेव हो चुकी है, शो रनिंग कॉन्फ़िग। और अगर मैं यहाँ पे शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग करूँगा तो स्टार्टअप कॉन्फ़िग भी मेरी सेव है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने सीखा वो यही सीखा कि जो है वो किस तरीके से जो है अपनी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में सेव करते हैं। यहाँ पे कुछ शॉर्टकट भी हैं कमांड के। आप पूरी कमांड अगर आपको नहीं याद हो रही हो तो यहाँ पे एक कमांड और होती है, राइट मेमोरी। ठीक है, ये भी यही काम कर रही होती है कि आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को किस में सेव कर देती है, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में। या आप जो है WR भी लिख के शॉर्टकट, तो ये भी यही काम कर रही होती है, सॉरी WR, तो ये भी यही काम कर रही होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे काम शॉर्टकट हैं जो कि क्या करते हैं, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में सेव कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? बोर तो नहीं हो रहा है? अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे नोट करवाऊँ आप लोगों को। अब मैं यहाँ पे नोट करवा रहा हूँ आपको, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में चेक करवा रहा हूँ आपको। तो अगर यहाँ पे आप नोट करो, देखो मैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन मैंने चेक की और मैं भी पॉसिबल कि यहाँ पे कैमरा मेरे सामने लगने के बजाय क्या लगा हो, मेरी बैक पे लगा हुआ। ठीक है, बात को समझना अब इस चीज़ को, कि कैमरा जो है वो बैक साइड पे लगा हो दीवार पे, और यहाँ पे जो मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ और मैंने शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन की, तो यहाँ पे क्या किया इसने, मेरे सारे पासवर्ड क्या कर दिए, दिखा दिए मुझे कि कौन कौन से पासवर्ड लगे हुए हैं।